तो नमस्कार प्रिय विद्यार्थीगण। आज के वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कल के वीडियो में वीडियो हो नहीं पाया था, आपका मतलब कुछ दिक्कत आ गई थी जिसके कारण से वीडियो पूरा नहीं हो पाया था, बीच में रोकना पड़ गया। तो उसको हम आज पुनः उसको करने चल रहे हैं, फिर से शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं। कल हम लोग पढ़ रहे थे संधि। क्या पढ़ रहे थे? व्याकरण पढ़ रहे थे। व्याकरण में संधि। संधि संधि का मतलब क्या होता है? संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संधि का शाब्दिक अर्थ हो जाता है मेल होता है। मेल मेल यानी मिलना कह सकते हैं। मिलना। क्या मिलते हैं इसमें? दो वर्ण मिलते हैं हरदम। संधि में किसका मेल होता है? ध्वनियों का मेल होता है, या वर्णों का कह सकते हैं मेल होता है। संधि में शब्दों का मेल नहीं होता है। संधि में वर्णों का मेल होता है। तो संधि में दो वर्ण मिलते हैं और एक नया वर्ण बन जाता है, इसी को संधि कहा जाता है। संधि में क्या होता है? दो वर्ण मिलते हैं, तो दोनों वर्ण मिलने के बाद एक नया वर्ण बन जाता है, तो इसी को संधि कहा जाता है। जैसे देख लीजिए, जैसे जैसे देखिए, दीप प्लस अवली। तो यहाँ क्या है? दीप, प में क्या है? है। और इसके बाद क्या है? यहाँ पर भी है। प्लस क्या हो गया? हो गया। तो एक नया वर्ण बन गया यहाँ पे। और ये पूरा शब्द क्या हो जाएगा? जोड़ेंगे तब यहाँ जुड़ेगा जब ये दीपावली। यहाँ आ गया। क्यों? क्योंकि और मिलकर के आ बन गया, इसलिए यहाँ आ की मात्रा आ गई। तो यही संधि है। तो संधि के प्रकार देख लेते हैं। संधि के भेद कितने होते हैं? ये तो उदाहरण था, तो संधि के भेद देखते हैं। संधि को यहीं से शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो संधि के तीन भेद होते हैं मुख्य रूप से। संधि के कितने भेद? तीन भेद। कौन कौन? स्वर संधि, पहला स्वर संधि। दूसरा व्यंजन संधि, स्वर संधि। दूसरा व्यंजन संधि। तीसरा क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। ठीक है ना? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के तीन प्रकार, तीन भेद हैं। संधि के तीन प्रकार हैं: स्वर, व्यंजन, विसर्ग। एग्जाम में पूछा जाएगा अगर संधि के कितने प्रकार हैं, तो तीन बताएंगे। संधि के भेद तीन बताना है आपको। अगर पूछ दिया एग्जाम में स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि का अगर भेद पूछ दिया तब अलग हो जाएगा। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं और संधि के 3 भेद होते हैं। अगर सिर्फ संधि का भेद पूछा जाए तो 3 बताना है, अगर स्वर संधि का भेद पूछा जाए तो 5 बताना है। तो स्वर संधि किसे कहते हैं? देख लीजिए। स्वर संधि कहेंगे जब स्वर के बाद स्वर आता है तो वहां स्वर संधि होता है। ठीक है? स्वर प्लस स्वर, कोई स्वर आया पहले शब्द के अंत में और दूसरे शब्द के शुरुआत में फिर स्वर आ गया, तो स्वर संधि है। जैसे जैसे परम अर्थ। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे म में क्या है? है। प्लस यहाँ भी है। और से आ बन गया कि नहीं बन गया? आ बन गया। तो हो गया क्या? परमार्थ। ये हुआ स्वर प्लस स्वर अगर आया, यानी यहाँ स्वर, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, तो स्वर के बाद कोई स्वर आता है तो स्वर संधि होता है। ठीक है? व्यंजन संधि में क्या होता है? व्यंजन संधि में होता है अगर स्वर के बाद व्यंजन आ जाता है, कोई भी स्वर वर्ण के बाद कोई व्यंजन वर्ण आ गया, तब व्यंजन संधि कहेंगे उसको। अगर व्यंजन के बाद स्वर आ गया तब पर भी व्यंजन संधि कहेंगे। अगर व्यंजन वर्ण के बाद व्यंजन वर्ण आ गया तो भी व्यंजन संधि होगी। व्यंजन संधि किसे कहेंगे? स्वर के बाद व्यंजन आए तो व्यंजन संधि। व्यंजन वर्ण के बाद अगर स्वर आ जाए तब पर भी व्यंजन संधि। अगर व्यंजन के बाद व्यंजन आए तब पर भी व्यंजन संधि होगी। और विसर्ग संधि क्या होता है? विसर्ग संधि में होगा, इसमें विसर्ग के बाद स्वर अगर आता है तो विसर्ग संधि कहेंगे उसको। अगर विसर्ग के बाद कोई व्यंजन वर्ण आ गया
तब पर भी विसर्ग संधि होगी। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। अब स्वर संधि के भेद देखने वाले हम लोग चलते हैं आगे, स्वर संधि के भेद देखते हैं। इतना आपको समझ में आया होगा। अब स्वर संधि के भेद शुरू करते हैं और यहीं से अब पूरा संधि हम लोग देखने चल रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद क्या पढ़ेंगे? स्वर संधि यानी स्वर संधि के भेद सबसे पहले पढ़ लेते हैं। कितने स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के कुल 5 भेद हैं। कौन कौन है? तो देखते हैं कौन कौन है। पहला है दीर्घ स्वर संधि। दूसरा है गुण स्वर संधि। तीसरा है वृद्धि स्वर संधि। चौथा हो जाएगा आपका यण स्वर संधि। पांचवा हो जाएगा अयादि स्वर संधि। स्वर संधि के कितने भेद हैं? स्वर संधि के 5 भेद हैं और यहाँ पर देख रहे हैं सभी को, बोर्ड पर आप देख रहे होंगे। तो ये हो गए 5 भेद स्वर संधि के भेद। ठीक, अब दीर्घ संधि को देखते हैं। सबसे पहले दीर्घ संधि को देखते हैं। अ या आ के बाद अ या आ आता है तो बन जाता है, क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। ठीक, अगर ई है, ई अगर आ रही है, छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, के बाद छोटी ई आए चाहे बड़ी ई आए, तो मिलने के बाद बड़ी ई बन जाएगी। इसको ध्यान रखना है। अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो दोनों मिलकर के बड़ा ऊ बन जाएंगे। यह हुआ आपका संधि। तो हिंदी में तो दीर्घ संधि में यही 3 ही पढ़ना पड़ेगा। री को नहीं, हिंदी में री को नहीं पढ़ते हैं, संस्कृत में री को पढ़ा जाता है। ठीक है, क्योंकि हिंदी में छोटी री तो हिंदी में है लेकिन बड़ी री हिंदी में नहीं है, इसलिए संस्कृत में री को पढ़ते हैं और हिंदी में री नहीं रहेगी। ठीक है, तो चलिए 3 नियम इसमें रहेंगे दीर्घ संधि में। उदाहरण देखते हैं। चलिए उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। जैसे अर प्लस अवली, तो क्या आया यहाँ पर? र में अ है कि नहीं है? है। यहाँ भी अ है। अ प्लस अ या आ के बाद अ या आ आए तो क्या होता है? आ होता है। तो क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। तो पूरा मिला करके क्या बन जाएगा? अरावली। आ हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे र था तो रा हो गया, आ हो गया, यहाँ पे अरावली हो गया। ये हुआ। और उदाहरण देखते हैं। जैसे और उदाहरण, पुस्तक प्लस आलय, तो यहाँ क्या है? क है यानी अ है, प्लस यहाँ आ है, तो क्या होता है? अ या आ के बाद अ या आता है तो आ ही होता है। तो क्या हो जाएगा? पुस्तक था तो पुस्तकालय, पुस्तका हो गया, लय पुस्तकालय, यहाँ आ हो गया। क्या हो गया? आ हो गया यहाँ पे। और उदाहरण देखते हैं, इसको मिटाते हैं। अब ई वाला उदाहरण लेते हैं कोई। इसको आपको ध्यान देना है। दोनों दीर्घ संधि में यही होता है, दोनों एक ही वर्ण आते हैं। जैसे एक ही जाति के वर्ण होते हैं। जैसे अगर अ आया तो आ सकता है, अ आ सकता है, लेकिन ई नहीं। और अगर ई आई है तो ई के बाद ई ही आएगी। छोटी आए चाहे बड़ी आए, लेकिन ई ही आएगी। ई के बाद ई आना ही है दीर्घ में। ऊ के बाद ऊ आएगा, इसको ध्यान रखना है। कहने का मतलब वही वर्ण रहेंगे दीर्घ संधि में। अगर ई शुरुआत में आया यहाँ पर ई आया तो यहाँ भी ई ही होना चाहिए, चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो। लेकिन मिलने के बाद जब जुड़ेंगे तो दोनों मिलकर के बड़ा वर्ण बनेंगे हरदम
दीर्घ बन जाएंगे, इसको ध्यान रखना है। मिलने के बाद हरदम बड़ा बनते हैं। देखिए जैसे यहाँ छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, यहाँ छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, बनेगी बड़ी ई। छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, प्लस छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, बनेगा बड़ा ऊ। इतना ध्यान रखना है। चलो आगे चलते हैं, मिटाते हैं इसको और आगे देखते हैं उदाहरण इसी का। अभी इसी का उदाहरण अभी देखेंगे, दीर्घ संधि का ही उदाहरण देखेंगे। और उदाहरण देखते हैं दीर्घ संधि का, जैसे ई वाला उदाहरण अब लेते हैं। अभी प्लस इष्ट, अभी प्लस इष्ट, यहाँ क्या है अभी भी यानी छोटी भी यानी छोटी ई है प्लस छोटी ई, तो हरदम बड़ा ही बनता है दीर्घ संधि में, जानते ही हैं। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दिख रहा है कि नहीं, ऊपर लिख देते हैं, हो जाएगा अभीष्ट। क्या हो जाएगा, अभीष्ट हो जाएगा। ये हुआ आपका। और उदाहरण देखते हैं ई जिसमें हो, और उदाहरण लेते हैं। और उदाहरण ले लेते हैं, एक उदाहरण और देखते हैं इसका, जैसे कवि प्लस ईस। क्या हो जाएगा, यहाँ छोटी ई है प्लस बड़ी ई, तो हरदम बनता है बड़ी ई, इसको जानते रहिए। इधर छोटी बड़ी से कोई मतलब नहीं, चाहे जो आए मिलकर बड़ा बनेगा, इसको ध्यान रखना है। तो क्या बन जाएगा, कवीश। कवि धन ईश बराबर कवीश, ये हुआ। अब इसके आगे चलते हैं, उदाहरण देखते हैं ऊ जिसमें आए। किसको देखते हैं, जिसमें अब ऊ आता हो। तो चलो देख लेते हैं ऊ जिसमें आए। इसको मिटाते हैं, अब देखते हैं जिसमें ऊ आए। ए वाला कहने का मतलब तीसरा नियम जो है इसका, जैसे जैसे अनु, इसको देख रहे हैं तीसरा ऊ वाला, अनु प्लस उदित। क्या हो गया है, अनु यानी ऊ प्लस ऊ आया है, तो छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बनेगा। हरदम जानते रहिए बड़ा ही बनेगा चाहे जो आए। तो क्या हो जाएगा, अनुदित। बड़ा ऊ बन गया कि नहीं बन गया, यहाँ पे इसको ध्यान देना है। क्या बन गया, अनुदित। क्या हुआ, अनुदित। इसके बाद और देख लेते हैं एक उदाहरण। और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे इसको मिटाते हैं पहले, तब और उदाहरण देखते हैं इसका। वधु, वधु के बाद क्या ले लेते हैं, चलो ऊर्जा ले लेते हैं। बड़ा ऊ यहाँ पर है प्लस बड़ा ऊ, छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, इससे मतलब नहीं रहेगा। हरदम मिलने के बाद बड़ा ऊ बनेगा, इसको आपको ध्यान रखना होगा। तो क्या हो जाएगा, वधूर्जा। वधूर्जा, बड़ा ऊ यहाँ बना, तो यहाँ बड़ा ही बनेगा, मिल करके बड़ा ही बनेगा दीर्घ संधि में, इसको ध्यान रखना है। अब देखते हैं अगली संधि को, यानी गुण संधि को। चलो गुण संधि को देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं।